सो आज हम आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट के प्रोविजन को कवर कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लो, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं कि भाई आर्टिकल 12 का जो डेफिनेशन है वो केवल और केवल पार्ट 3 और 4 के लिए ही है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी अगर स्टेट वर्ड आता है तो आप आर्टिकल 12 के रेफरेंस में उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4 के रेफरेंस में ही करते हैं। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये आपको 2002 का जो जजमेंट है प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, उसमें मिल जाएगा। 7 जज का जजमेंट है, उसमें ये बात अलग से कही भी है कोर्ट ने। ठीक है, तो आर्टिकल 12 जो है केवल इन दोनों के लिए है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है कि जब एवोल्यूशन स्टार्ट होता है किसी भी कानून का, तो स्टार्टिंग में देखो जिसके पास कोई फाउंडेशन नहीं है, अगर आपके पास एक बैड आइडिया भी आप किसी के सुनते हैं आप, है ना, कि किसी ने कोई बड़ा ख़राब सा आइडिया दिया, तो भी एटलीस्ट आपके पास कुछ फाउंडेशन होता है ताकि आप उस पर बिल्डअप कर पाओ, है ना। तो स्टार्टिंग में भी क्या होता है, जब किसी लॉ का ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन फर्स्ट टाइम करना होता है तो जिस भी कोर्ट के पास ये जिम्मेदारी जाती है वो थोड़ी सी एक ऐसी हालत में आ जाती है जैसे किसी आप अंधे व्यक्ति को एक अनजान रास्ते पे जाके छोड़ दें, है ना। तो वो धीरे धीरे हाथ पांव यहाँ वहाँ छुआ के महसूस करके आगे बढ़ेगा, कठिनाई होगी उसको आगे बढ़ के रास्ता खोजने में। उस तरीके से क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में आपका ये आया प्रश्न कि स्टेट वर्ड जो है इसके अंदर कुछ तो चीज़ें हैं जो बड़ी कैटेगोरिकली स्टेट कर दी गई हैं, जैसे कि आपका स्टेट के अंदर पार्लियामेंट आ जाता है, यूनियन गवर्नमेंट आ जाता है। तो देखो पार्लियामेंट किसका पार्ट है, लेजिस्लेचर है। यूनियन गवर्नमेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव है ना। स्टेट लेजिस्लेचर आ जाता है, क्या है, लेजिस्लेचर है। स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, क्या है, एग्जीक्यूटिव है। तो स्टेट के देखो इन चारों ऑर्गन्स को पकड़ लिया, इन्हीं के एक्सटेंशन को भी पकड़ लिया लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटीज़ में। ठीक है, तो लोकल अथॉरिटीज़ में आपका जो ये ग्राम पंचायत, ज़िला पंचायत, नगर पालिकाएँ ये सब होती हैं, इन सब को रखा गया है जो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जिनको आप लोकल लेवल पे देखते हो। वो जो मेन एम्बिग्यूअस टर्म था, क्योंकि ये सब चीज़ें तो काफ़ी कैटेगोरिकल हैं, क्योंकि इसका भी डेफिनेशन आपको जनरल क्लॉज एक्ट में मिल जाएगा। डेफिनेशन क्लॉज में लोकल अथॉरिटी दिया हुआ है जनरल क्लॉज एक्ट में, बट अदर अथॉरिटीज़ का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं था हमारे पास। तो स्टार्टिंग में जब मामले जुडिशरीज के सामने जाने लगे कि भाई यूनिवर्सिटी का कोई सपोज करो चपरासी है और उसको आपने किसी जात या धर्म के भेद पर नौकरी देने से मना कर दिया, है ना। तो वो उसका क्या हुआ, जाति और धर्म के आधार पे अगर आप भेदभाव करते हो तो आर्टिकल 15 का वायलेशन है, राइट। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। लेकिन चूंकि आपको जो अधिकार मिले हैं कोर्ट में जाने के, कब, जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो, किन आर्टिकल्स में, आर्टिकल 32 में जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, या फिर आर्टिकल 226 में जिसके तहत आप हाई कोर्ट जाते हो। इन राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं कि पार्ट 3 जो आपको ये राइट्स देता है वो केवल और केवल स्टेट के अगेंस्ट देता है। इसीलिए वो राइट भी केवल तभी आपके इन्फोर्सिबल हैं कोर्ट में जाने के जब स्टेट उनको वायोलेट करे, है ना। तो इस चक्कर में थोड़ा सा ये ज़रूरी हो जाता है कि स्टेट की डेफिनेशन में अदर अथॉरिटीज़ में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो है वो फॉल करते हैं, तभी तो हम कोर्ट में आपको रेमेडी देंगे। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी संस्था से अग्रीव्ड हैं जो स्टेट ही नहीं है ना, तो चूंकि पार्ट 3 स्टेट के अगेंस्ट ही मिला हुआ है, पर्टिकुलरली आपको आर्टिकल 15 वगैरह है। अब आप किसी के प्राइवेट घर में जाओ, है ना, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाओ और वो आपसे कह दे कि देखो तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम इस जात के हो, तुम उस जात के हो, हम तुमको अंदर नहीं घुसने देंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। वहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, चूँकि उस व्यक्ति की वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उसके भी अपने अधिकार हैं, तो वो चीज़ें दो इंडिविजुअल्स की आपस में क्लैश करेंगी। लेकिन जब स्टेट वही काम करेगा तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आपको रेमेडी दे रहा है कि जाइए जाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उस अपने फंडामेंटल राइट को जो आपका वायलेट हो गया है, समानता का आपका अधिकार था जो वायलेट हो गया है, उसको आप इन्फोर्स करवा लीजिए। तो अब आप क्या होगा, तभी आप स्टेट के अगेंस्ट उस राइट को क्लेम करने जाते हो। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन सी संस्थाएं फॉल करती हैं ये आप जान लें।
तो चूंकि अदर अथॉरिटीज़ ही एक ऐसा शब्द था आर्टिकल 12 में आपका जो कि एम्बिग्यूअस है, जो कि कैटेगोरिकली नहीं बता रहा कि हमारे अंदर भाई क्या क्या आता है। तो स्टार्टिंग में 1954 में मामला गया था। स्टार्टिंग जब हुई थी इस बेसिकली कानून के एवोल्यूशन की, तो यूनिवर्सिटी का मामला आया था। तो 1954 का एक जजमेंट था आपका, और फिर एक 1964 का जजमेंट था। दोनों ही हाई कोर्ट्स के जजमेंट थे, है ना, हाई कोर्ट्स के। कौन सा जजमेंट था? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, है ना, 1954 का था। और BW देवदास वर्सेस सिलेक्शन कमेटी कर्नाटका इंजीनियरिंग कॉलेज 1964 का था। ये कर्नाटका हाई कोर्ट का था। इन दोनों में ही क्या कह दिया हमने कि यूनिवर्सिटी स्टेट नहीं है, और ये जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है जो बच्चों के एडमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी, ये भी स्टेट नहीं है ना। इन दो चीज़ों को मद्रास हाई कोर्ट में और कर्नाटका हाई कोर्ट में मना कर दिया गया कि स्टेट नहीं है। क्यों मना कर दिया? क्या लॉजिक लगा के मना कर दिया? तो भाई कहा कि देखो, अदर अथॉरिटीज़ में हमको तय करना है कि ये चीज़ें, जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गया या फिर सिलेक्शन कमेटी हो गया, ये स्टेट की डेफिनेशन में अदर अथॉरिटीज़ में फॉल करता है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो कोर्ट्स ने यहाँ पे क्या बोला, इसमें हाई कोर्ट्स ने, कि भाई देखो ऐसा है, आर्टिकल 12 में ये जो स्टार्टिंग की चीज़ें दे रखे हो ना, अब अदर जब लिख दिए हो तो हम इस पे वो प्रिंसिपल लगाएंगे जिसका नाम है एजुस्डम जनरस, जिसके तहत क्या होता है कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, अब एक पांचवा फिल इन द ब्लैंक्स करके भर दूं, खाली जगह छोड़ दूं, और आपसे कहूँ यहाँ पे अब कोई चीज़ भरी है, तो आप कहेंगे अच्छा हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये चारों तो जानवर हैं। तो पांचवा जो टर्म है जो फिल इन द ब्लैंक्स करने का एक लॉजिकल प्रोग्रेशन के हिसाब से होना चाहिए, वो भी किसी जानवर का नाम होना चाहिए। तो समझ रहे हो ना, एजुस्डम जनरस क्या कह रहा है कि थिंग्स ऑफ अ लाइक नेचर। तो अगर स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें हैं जिनमें एक कॉमन थ्रेड है, स्टार्टिंग की चीज़ों में एक कॉमन थ्रेड है, जैसे कि उसमें क्या था, सारे के सारे जानवर हैं, ऐसे ही इसमें स्टार्टिंग की चीज़ों में कॉमन थ्रेड क्या है, पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट। इन सब में कॉमन थ्रेड ये है कि ये सभी सॉवरेन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि अदर अथॉरिटीज़ में भी हम उन्हीं बॉडीज़ को लेंगे जो सॉवरेन फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। अब चूंकि यूनिवर्सिटी इज़ नॉट परफॉर्मिंग सॉवरेन फंक्शंस, है ना, इसीलिए यूनिवर्सिटी को हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक आपकी मद्रास ने, और सिलेक्शन कमेटी को भी इसी लॉजिक पर कि वो सॉवरेन फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर रहा, बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया देख रहा है बट वो सॉवरेन फंक्शन नहीं है। तो इन दोनों को ही इसी लॉजिक पर हाई कोर्ट्स ने, किसने, मद्रास ने पहले, और 64 में कर्नाटका ने मना कर दिया कि दीज आर नॉट स्टेट विद इन आर्टिकल 12। हालांकि इस लॉजिक को बाद में ओवरकम किया गया, बट जैसा कि मैंने बताया, जब लॉ की इंटरप्रिटेशन की स्टार्टिंग का समय होता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ फाउंडेशन नहीं है जिसके बेस पर आप अच्छा सा इंटरप्रिटेशन कर पाएँ। तो हो सकता है कि आप एक फ्लॉड लॉजिक को पकड़ लें। तो स्टार्टिंग में कोर्ट्स अपने आप में गलत भी नहीं थी, क्योंकि कोर्ट्स का काम इंटरप्रिटेशन करने का होता है और एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। कोर्ट्स अगर गलत इंटरप्रिटेशन कर देंगी तो वो ओवर रीच कर जाएंगी अपनी पावर्स को, और वो अच्छी बात नहीं मानी जाएगी, बिकॉज एक जज की कॉम्पिटेंस ऐसी नहीं हो सकती कि वो सही जजमेंट ना दे, वो उसकी कॉम्पिटेंस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो कोर्ट्स पर हमारा भरोसा और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक जिम्मेदारी का हाई कोर्ट्स ने अनुभव किया और एक रेस्ट्रिक्टिव सा इंटरप्रिटेशन दिया। इस चीज़ को भी आगे जाके कोर्ट्स ने ये भी बोला कि हाँ भाई ये जो जजमेंट थे आपके हाई कोर्ट्स के, काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट करे दे रहे हैं अदर अथॉरिटीज़ में हम केवल उन्हीं चीज़ों को लेंगे जो सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। तो आज जैसे आपकी यूनिवर्सिटी प्रेजेंटली आप इसको स्टेट मानते हो, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, स्टेट माना जाएगा, तो पहले इसको नहीं माना जाता था, है ना। इस लॉजिक पे अगर एजुस्डम जनरस पे आप चलोगे तो वो स्टेट नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो कोई सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहा है ना। तो इसी सेंस में एक रेस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं लग गया और कोर्ट्स ने आगे जाके इसको क्रिटिसाइज किया भी, बट स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया वो प्रॉब्लम था। तो आपका 1954, 1964 के दो जजमेंट थे आपका, और इसको जो क्रिटिसाइज किया गया था दैट वाज इन दी उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, है ना, 1961 का केस था, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव है।
ठीक है। इसके बाद आपका जो मेन ट्विस्ट आया, मेन चेंज आया इस इंटरप्रिटेशन वाले जूरिस्प्रूडेंस में, वो आपका सुप्रीम कोर्ट लेकर आया 1967 के जजमेंट में, जिसका नाम था राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। यहाँ पर कोर्ट्स ने, जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने क्या बात बोली कि भाई जो किसी भी बॉडी का गवर्नमेंटल या फिर सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म करना इज़ नॉट मैंडेटरी, है ना। उसका गवर्नमेंट या फिर सॉवरेन नेचर होना कोई मैंडेटरी नहीं है ना। अगर कोई बॉडी किसी स्टैट्यूट के थ्रू या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी ऑर्डिनरी लॉ यानी कि किसी स्टैट्यूट के थ्रू क्रिएट करी गई है ना, इफ देयर इज अ बॉडी विच इज क्रिएटेड बाय लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, देन सच अ बॉडी वुड बाय दैट वेरी फैक्ट हैव सर्टेन पावर्स, है ना, जिसके पास ऐसी शक्तियां होंगी जिससे वो लोगों के राइट्स को ब्रीच कर सके, फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर सके। जैसे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को बनाते हैं बाय लॉ, है ना, तो लॉ में या फिर आपने उसमें एक अपॉइंटमेंट कमेटी वगैरह सब रखा है। अब अगर वो अपॉइंटमेंट कमेटी बच्चों के एडमिशन के दौरान या फिर फैकल्टी रिक्रूटमेंट के दौरान, चपरासी की नौकरी के दौरान भेदभाव करने लगे, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स के उसमें है ना, वायलेशन में है, तो लोगों के राइट अफेक्ट करने का पावर अगर आप किसी को दे रहे हो, वो बॉडी जो है किसी स्टैट्यूट के थ्रू लोगों के राइट को अफेक्ट करने तक का पावर अगर उसके पास है, तो विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं ना कहीं इस चीज़ को माना गया और राजस्थान वाले केस में, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले केस में वर्सेस मोहनलाल में, कोर्ट ने कहा कि भाई ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोई सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म करे तभी हम उसको स्टेट मानेंगे। तो कहीं ना कहीं इस वाले को क्या हुआ, एजुस्डम जनरस वाले जो लॉजिक था आपका, है ना, उसको कोर्ट्स ने यहाँ पे ओवर रूल कर दिया, क्योंकि ये हाई कोर्ट्स का था पहली बात तो, है ना, कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट का तो है नहीं कि 141 के प्रेसिडेंट में पूरे देश में बाइंडिंग होगा, और सुप्रीम कोर्ट पर तो वैसे भी नहीं होगा हाई कोर्ट का जजमेंट। तो इसको अभी इस जुरिस्प्रूडेंस को ओवर रूल कर दिया कि कोई ये प्रेसिडेंट नहीं था। बट जब कोर्ट्स कोई बात कहती हैं तो वो एक लीगल रिकग्निशन में आ जाता है ना, लीगली उसको रिकग्नाइज कर लिया जाता है, उसकी वैल्यू है। स्टिल वो हाई कोर्ट का है बट स्टिल उसकी एक वैल्यू है, और उस जुरिस्प्रूडेंस को ओवर रूल किया गया। कोर्ट्स ने आके एक नई बात बताई, तो इस लॉजिक को आपका राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल में सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया। तो यहाँ पे आपका ये हल्का सा ट्विस्ट था, ठीक है। इसी के बाद आपका फिर क्या हुआ, 1975 में, है ना, एक और चीज़ हल्की सी ऐड कर दी गई इसी लॉ के इवोल्यूशन में। उसमें क्या था कि भाई एक केस आया सुखदेव वर्सेस भगत राम, 1975 का जजमेंट था, जिसके तहत कोर्ट ने क्या बोला कि अगर एक बॉडी किसी लॉ के तहत, किसी स्टैट्यूट के तहत बनाई गई है, जैसा कि जो लॉजिक राजस्थान वाले में भी हमने पहले देखा 1967 के जजमेंट में, तो स्टिल अगर वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी बनाई गई है ना, देख रहे हो, कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनाई गई है तो भी उसको हम स्टेट मानेंगे। ये एक एडिशनल बात समझो कह दी गई, एक प्रेसिडेंट बन के निकल आया, है ना, एक नया एक लॉ समझो क्रिएट हुआ, नया इंटरप्रिटेशन दिया कोर्ट ने, उसको भी समझो इंक्लूड कर लिया कि अगर कोई बॉडी, तो इसमें कौन कौन सी बॉडीज क्वेश्चन में थी, वो थी आपकी ONGC, LIC, IFC, इन 3 बॉडीज को कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया और स्टेट की डेफिनेशन में अदर अथॉरिटीज में इंक्लूड करा दिया। सो आपका 1975 का जजमेंट था सुखदेव वर्सेस भगत राम। तो इसमें बस जो चीज़ ऐड हो गई राजस्थान वाले के बाद वो इतनी थी कि अगर वही बॉडी कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी बनी है तो भी वो स्टेट मानी ही जाएगी, है ना, ठीक है। फिर आपका एक केस था जिसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। जिस बेंच ने आपकी सुखदेव वर्सेस भगत राम का जजमेंट पास किया था 1975 में, उसी दिन एक दूसरा केस उसी बेंच ने डिसाइड किया था, जिसका नाम था सभाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है कोर्ट्स ने CISR, जो आपका ये काउंसिल ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च करके है ना, CSIR, इसको कह दिया था कि ये स्टेट नहीं है। इसको आगे चल के काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है। इसको बेसिकली आगे जाके आपका प्रदीप कुमार बिस्वास हो, चाहे जी टेलीफिल्म्स हो, इन सब में जो है इसको क्रिटिसाइज किया गया था। इसके बाद आपका 1979 में
है ना। देखो अभी तक क्या था, राजस्थान वाले बात को मान रहे थे, फिर आपका सुखदेव वर्सेस भगत राम में राजस्थान वाली बात तो मान ही रहे थे, और उसमें ये भी कह दिया कि भाई अगर वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए ही बॉडी बनी है तो भी अगर वो चूंकि इंस्टीट्यूट के थ्रू क्रिएट हुई है और उसके पास पावर्स हैं कि वो लोगों के राइट्स को अफेक्ट कर सकता है, तो स्टिल वो स्टेट की कैटेगरी में आएगा। फिर आपका अगला केस 1979 में जो हुआ, दैट वाज आर.डी. शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आर.डी. शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपके 6 टेस्ट दे दिए गए, है ना। ये कोई ये नहीं बताया कि जो है 6 के 6 मतलब फॉलो होने चाहिए तब मानेंगे स्टेट, या फिर कोई एक ही हो जाए तब मानेंगे स्टेट। उन्होंने बेसिकली बस इतना कहा कि भाई अगर हमें तय करना है कि कोई बॉडी स्टेट है कि नहीं है तो हम कैसे तय करेंगे। तो उसके लिए हम 6 बातें आपको बता रहे हैं कि अगर ये जो है हो जाए तो हम उसको मान लेंगे कि ये स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करता है। तो इसमें कोर्ट ने क्या बोला, 6 चीजें कहा कि भाई अगर किसी बॉडी का जो है इंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो। अब देखो इन 6 टेस्ट का एक लॉजिक समझ लो, खाली 6 टेस्ट का जो कॉमन थ्रेड है वो ये है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। अगर एक संस्था है जो भले ही सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रही है, जो भले ही आपके ये पढ़ाई लिखाई का काम देख रही है, कोई भी काम देख रही है, कोई भी छोटी छोटी संस्था है आपकी सरकार की, जिसका अलग से कोई मिनिस्टर साहब नहीं है और ऐसे वैसे अलग से कोई ट्रिब्यूनल हमने बना दिया, कुछ भी कर दिया, बट अगर उस संस्था का जो कंट्रोल है मेन वो किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में। जैसे कि सरकार ही अपॉइंटमेंट कर रही है कि उसके मेंबर्स कौन होंगे, सरकार ही उस पूरी, सपोज करो कोई कंपनी है सरकारी और उस कंपनी का सारा जो शेयर कैपिटल है वो सरकार के हाथ में है, या एक सब्सटैंशियल पोर्शन सरकार के हाथ में है, तो कंट्रोल किसके हाथ में है उसी से तय होता है कि वो स्टेट है कि नहीं है। तो इस वाले में इस चीज़ को समझते हुए 6 जो चीज़ें कैटेगोरिकली कोर्ट ने स्टेट करी, दैट वाज कि इंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। सेकंड, वेरी सब्सटैंशियल और हाई फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर सरकार किसी संस्था को बहुत ही हाई अमाउंट में, सब्सटैंशियल अमाउंट में फाइनेंशियली असिस्ट कर रही है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ आपकी होती हैं, कुछ सरकारी होती हैं, कुछ प्राइवेट होती हैं, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो सेल्फ फाइनेंसिंग होते हैं और कुछ गवर्नमेंट एडेड होते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं आपके, है ना, ये क्या हो रहे हैं, ये सरकार चूँकि इनको सब्सटैंशियली और बहुत ही हाई अमाउंट में ग्रांटिनेड्स दे रहा है, पैसा दे रहा है, इसीलिए उसको जो है स्टेट की डेफिनेशन में इस तरीके से इस जजमेंट के हिसाब से माना जा सकता है। फिर थर्ड चीज़ है कि उस संस्था को, उस बॉडी को जो कि डिस्प्यूट में है कि ये स्टेट है कि नहीं है, उस बॉडी को मोनोपोली स्टेटस या तो स्टेट ने कन्फर किया यानी कि दिया है, या फिर स्टेट ने दिया तो नहीं है बट स्टेट उसकी मोनोपोली को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कि अभी आपका जी टेलीफिल्म्स का केस था 2005 का, सुप्रीम कोर्ट का ही, उसमें बीसीसीआई क्वेश्चन में था कि जो ये क्रिकेट वाला बोर्ड है बीसीसीआई, ये स्टेट है कि नहीं है। तो इसमें काफ़ी आर्गुमेंट्स हुए थे, हालांकि इसको बाद में कह दिया गया था कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है, बट जो आर्गुमेंट था बेसिकली मोनोपोली स्टेटस का क्या मतलब है वो समझाने के लिए बता रहा हूँ। बीसीसीआई जो है क्रिकेट की फील्ड में मोनोपोली पकड़े हुए है ना। तो जी टेलीफिल्म्स के केस में ये कोर्ट ने पाया था कि ना तो ये मोनोपोली स्टेटस सरकार ने कन्फर किया है बीसीसीआई को, और ना ही सरकार उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना। बीसीसीआई को ना तो मोनोपोली स्टेटस सरकार ने दिया है, ना उसकी रक्षा कर रहा है सरकार, और इसीलिए बीसीसीआई स्टेट नहीं था। वन ऑफ द मेनी रीजंस कि बीसीसीआई स्टेट नहीं था। तो मोनोपोली स्टेटस का मतलब है कंप्लीट कंट्रोल किसी एक फील्ड में, क्रिकेट की फील्ड में बीसीसीआई है ना। फिल्म सर्टिफिकेशन के केस में जैसे आपका फिल्म वाला वो संस्था है, सेंसर बोर्ड, है ना। फिर आपका चौथी चीज जो कोर्ट ने आर.डी. शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस में पाई कि भाई डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल अगर स्टेट का है, डीप और परवेसिव मतलब कि बहुत ही गहरा कंट्रोल है ना, सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कंट्रोल है, और परवेसिव है, अच्छा खासा कंट्रोल है एक्चुअल में, है ना। खाली कोई रेगुलेशन, हल्का फुल्का रेगुलेटरी टाइप कंट्रोल नहीं है। तो बीसीसीआई के केस में एक और बात, ये सब टेस्ट चूंकि देखो ये पुराने टेस्ट हैं, इन्हीं को आगे जाके 2005 के जी टेलीफिल्म्स के केस में कोर्ट जब असेस कर रहा था तो इन चीज़ों के बेस पे कर रहा था। तो कोर्ट ने बीसीसीआई के केस में इसको भी लगाया, कहा कि भाई
कि बीसीसीआई के ऊपर सरकार का परवेसिव कंट्रोल है कि केवल रेगुलेटरी कंट्रोल है, क्योंकि अगर परवेसिव कंट्रोल है तो फिर हम उसको स्टेट मानने की तरफ झुकेंगे, और अगर खाली रेगुलेटरी कंट्रोल है तो हम नहीं झुकेंगे। तो रेगुलेटरी कंट्रोल क्या था कि बीसीसीआई को जब भी इंडिया की टीम को फॉरेन में खेलने जाना होता है तो सरकार की ओर से सर्टिफिकेट जाता है कि हाँ भाई दिस इज इंडियन टीम, बिकॉज अगर सरकार उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एन इंडियन टीम, है ना। तो अभी मामूली सा रेगुलेटरी कंट्रोल है ना। कोर्ट ने कहा कि ये सब रेगुलेटरी कंट्रोल है, ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट बीसीसीआई के पूरे बोर्ड को सरकार फाइनेंस कर रही हो, फंड दे रही हो, अपॉइंट कर रही हो, मेंबर्स को कंट्रोल कर रही हो, कुछ भी ऐसा कि वहाँ पे कैसे क्या होना है तो सरकार नहीं देख रही। खाली ये हल्का फुल्का जो कंट्रोल है ये रेगुलेटरी कंट्रोल है, दिस इज नॉट परवेसिव कंट्रोल, और इसीलिए वो स्टेट नहीं था, वन ऑफ द मेनी रीजंस। फिर पांचवी चीज जो आर डी शेट्टी के केस में टेस्ट के रूप में बताई गई कि भाई जो उस कॉरपोरेशन का बॉडी का जो फंक्शन है ना, दे आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और क्लोजली रिलेट करता है ना गवर्नमेंटल फंक्शंस से। जैसे सरकार फंक्शंस करती है, अगर उसी तरीके के फंक्शंस कोई बॉडी कर रही है, क्योंकि सरकार एक तरीके से क्या है, पूरी जनता का कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब सरकार कोई चीज़ करेगी तो आप उसको स्टेट मानोगे ही, क्योंकि जनता का कलेक्टिव अगर कोई काम करेगा तो उसको आप स्टेट की डेफिनेशन में फॉल कराने लग जाओगे, बिकॉज क्योंकि वो अल्टीमेटली कॉमन थ्रेड क्या है कि भाई उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है, पावर है कि वो किसी के राइट्स को अफेक्ट कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को रखा जाता है कि अगर आप पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शंस परफॉर्म कर रही है कोई संस्था, या फिर गवर्नमेंटल फंक्शन से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेट करती है, तो उसको स्टेट की कैटेगरी में हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर छठी चीज़ की किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को उठा के ट्रांसफर कर दिया गया और अलग से एक बॉडी बना दी गई, तो अब वो बॉडी क्या है, उसको स्टेट माना जाएगा। ये आर डी शेट्टी के केस में 6 चीज़ें आपको बताई गई, ठीक है। तो इंटायर शेयर कैपिटल वाली बात, सब्सटेंशियल हाई फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात, मोनोपोली स्टेटस की बात, डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल की बात, फंक्शंस जो हैं उस संस्था के वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं और काफ़ी क्लोजली रिलेट करते हैं गवर्नमेंटल फंक्शंस से, और छठी चीज़ कि किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को उठा के ट्रांसफ़र कर दिया गया और एक नया बॉडी, एक नया कॉरपोरेशन बना दिया गया, तो वो जो नया बॉडी, नया कॉरपोरेशन है वो हम स्टेट मानने लगेंगे। ये जो आपके 6 टेस्ट आर डी शेट्टी में 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने दिए, इन्हीं को आगे जाके आपकी अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 का जो जजमेंट था उसमें एक्सेप्ट कर लिया गया। अब चूंकि अजय हासिया का जजमेंट जो था ये हायर बेंच का था, तो आगे चल के जब आप कुछ बहस करेंगे तो आप अजय हासिया के बेस पर करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि अजय हासिया में जो 6 टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किए वो एक्चुअल में 2 साल पहले आर डी शेट्टी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। चूंकि वो लोअर बेंच है, ये हायर बेंच है, तो इसकी अथॉरिटी थोड़ी सी अजय हासिया की बढ़ जाती है, ठीक है। तो अजय हासिया ने इन 6 टेस्ट को अप्रूव किया, इनको तो मोहर लगा ही दी। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई अगर कोई सोसाइटी है और वो भी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है ना, तो वो भी जो है इंस्ट्रूमेंट हो सकती है स्टेट का। मतलब कि सोसाइटीज़ को नेगेट नहीं कर दिया कि सोसाइटी कोई स्टेट नहीं हो सकती। बेसिकली ये आपको रिलेट करना होगा CSIR वाली बात जो आपको मैंने 1975 का जजमेंट बताया था, सभाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके तहत CSIR को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, है ना, 5 जज बेंच ने। तो उसमें उसी का समझो ये एक तरीके से काउंटर था, क्योंकि वो भी 5 जज का जजमेंट था और अजय हासिया का जजमेंट भी 5 जजेस का था। तो आपस में डायरेक्टली एक तरीके से क्लैश हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर CSIR को उन्होंने स्टेट मानने से मना कर दिया था। CSIR जो कि एक सोसाइटी है और रजिस्टर्ड कराई गई है स्टेट के उसमें, है ना, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर करवाई गई है CSIR। ऑब्वियस सी बात है वो पब्लिक के फंक्शन से परफॉर्म कर ही रही है, पब्लिक से एंगेज कर रही है, तो वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन उसी सोसाइटी को यहाँ पर अजय हासिया के केस में एक्सेप्ट कर लिया गया। हालांकि उस केस को सभाजीत तिवारी को ओवर रूल नहीं किया, किसी ने ओवर रूल नहीं किया, लेकिन ये कर दिया कि भाई सभाजीत तिवारी में जितनी बातें बताई हैं वो केवल और केवल सभाजीत तिवारी के फैक्ट्स पर ही लागू होंगी। कोर्ट्स ने प्रदीप कुमार बिस्वास का केस है आपका जो 7 जजेस का है, उसमें भी इस बात को बोला हुआ था कि
कि भाई सभाजीत तिवारी का जो रूलिंग है उसको एज अ प्रेसिडेंट हम नहीं मानेंगे आगे चल के, वो ऐसा नहीं मान के चलेंगे कि सभाजीत तिवारी ने ये लॉ को लेट डाउन कर दिया कि सोसाइटीज़ जो CSIR है वो स्टेट नहीं होता है ना, वो कोई अब लॉ नहीं है, बट आपको पढ़ने के लिए खाली से याद रखना है। तो कोर्ट ने CSIR को जो कि सभाजीत तिवारी में मना किया था, जो कि एक सोसाइटी थी, उसी को समझो बिल्कुल उल्टी बात अजय हासिया में कर दी, और अजय हासिया को आगे चल के अप्रूव भी ज़्यादा किया गया। CSIR वाली बात पर भी सभाजीत तिवारी को क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया गया, ओवर रूल नहीं किया लेकिन क्रिटिसाइज बहुत किया, और रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई तुम्हारे फैक्ट्स पर तुम्हारा ये जजमेंट लागू होगा, बाकी कहीं हम लागू नहीं करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वाटर डाउन हो गया वो जजमेंट सभाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद जो आपका मेन सबसे बड़ा इस मामले का इस पूरे एवोल्यूशन ऑफ लॉ का जो सबसे बड़ा जजमेंट था वो 7 जजेस का आपका प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी था, जिसके तहत बेसिकली हमने क्या क्या किया, हमने पुराना जो कुछ था सब कुछ उठा के एक में घुसेड़ दिया। क्या किया हमने, अब चूंकि 7 जजेस का था तो इसमें इन्होंने RD शेट्टी को भी अप्रूव कर दिया। RD शेट्टी को ही चूंकि अप्रूव किया था अजय हासिया ने, अजय हासिया को भी अप्रूव कर दिया। तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा कि RD शेट्टी यानी कि अजय हासिया के जो 6 टेस्ट हैं, है ना, वो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि वो कोई रिजिड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं है कि 6 के 6 होंगे तभी होगा, उनमें से कोई 1-2 भी हो सकते हैं, तभी हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो स्टेट है कि नहीं है, तब भी एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बन सकता है कि कोई बॉडी स्टेट है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात जो प्रदीप कुमार बिस्वास ने कह दी कि भाई प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन अजय हासिया आर नॉट रिजिड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, so that if a body falls within any one of them, it must ex hypothesis be considered to be a state within Article 12। मतलब कि अगर उनमें से किसी एक में भी 6 टेस्ट दिए थे ना, किसी एक में भी अगर कोई बॉडी फॉल कर रही है तो भी वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल कर सकती है। सेकेंड चीज कि भाई क्वेश्चन इन ईच केस will have to be considered on the basis of facts available as to whether in the light of cumulative facts as established the body is financially, functionally, administratively dominated by or under the control of government। तो बेसिकली अगर कोई बॉडी डिस्प्यूट में है, सेकेंड चीज जो प्रदीप कुमार बिस्वास ने कही वो ये थी कि भाई उस बॉडी का फाइनेंशियल, फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है वो डोमिनेट कर रहा है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, खाली गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है ना। तो या तो वो कंट्रोल कर रही है या वही पूरी उसी के अंडर सारा कुछ काम कर रहा है। तीसरी चीज जो कोर्ट ने कही कि भाई ये जो कंट्रोल जो हमने बताया ना आपको, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फंक्शनल, ये जो कंट्रोल है इट मस्ट बी पर्टिकुलर टू द बॉडी इन क्वेश्चन एंड मस्ट बी परवेसिव, है ना। ये जो कंट्रोल है वो परवेसिव होना चाहिए, वही बात रेगुलेटरी नहीं, परवेसिव होना चाहिए। और चौथी बात यही, इसी को समझो एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जो कंट्रोल है वो केवल रेगुलेटरी नहीं होगा बल्कि परवेसिव कंट्रोल होगा। सो मेयर रेगुलेटरी कंट्रोल whether under a statute or otherwise would not serve to make a body a state। खाली रेगुलेटरी कंट्रोल से काम नहीं चलेगा कि भाई आप उसको स्टेट मानने लग जाओ, नहीं, आपको उसको परवेसिव कंट्रोल होना चाहिए बॉडी के ऊपर। किसका? सरकार का। तभी हम मानेंगे कि वो बॉडी स्टेट है या नहीं है। फिर आपका 2005 का जजमेंट था जिसमें बेसिकली प्रदीप कुमार बिस्वास की इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि अब प्रदीप कुमार बिस्वास ने क्या किया, पूरा समअप करके एक बता दिया फाइनल टेस्ट कि अब आप क्या करो, अजय हासिया के 6 सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को पकड़ लो, उसमें से अगर कोई एक भी फॉलो होता है तो भी हम उसको मान लेंगे कि वो स्टेट है। दूसरी चीज़, वो बॉडी जो है वो फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करी जा रही है बाय द गवर्नमेंट, है ना। उसका कंट्रोल प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं है बल्कि सरकार के हाथ में है। तीसरी चीज़, जो ये कंट्रोल है ना, ये आपका परवेसिव नेचर का होना चाहिए, है ना, और इट मस्ट बी पर्टिकुलर टू द बॉडी इन क्वेश्चन। उस बॉडी के रिगार्ड में बिल्कुल परवेसिव कंट्रोल होना चाहिए और मामूली से रेगुलेटरी कंट्रोल से काम नहीं चलेगा। हम उसको रेगुलेटरी कंट्रोल, अगर आप खाली किसी बॉडी को सरकार कर भी रही है तो उसको हम स्टेट मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो कोर्ट का ये बेसिकली प्रदीप कुमार बिस्वास का था। इसी को फॉलो करते हुए कोर्ट ने जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का जजमेंट जो था सुप्रीम कोर्ट का,
उसमें बीसीसीआई पर बहस हुई कि बीसीसीआई स्टेट है कि नहीं है। कोर्ट ने इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए मना कर दिया कि भाई कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, ना तो बीसीसीआई स्टैट्यूट के द्वारा क्रिएट किया गया है, ना ही बीसीसीआई का शेयर कैपिटल सरकार के द्वारा होल्ड किया जा रहा है, ना ही सरकार बीसीसीआई को फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रहा है। बीसीसीआई का मोनोपोली स्टेटस तो है फील्ड ऑफ क्रिकेट में, बट वो ना तो स्टेट ने कन्फर किया है उसको बीसीसीआई को, और ना ही स्टेट उसके उस स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर पांचवी बात कही कि भाई कोई स्टेट का डीप या फिर परवेसिव कंट्रोल नहीं है बीसीसीआई के ऊपर, मात्र रेगुलेटरी कंट्रोल है। फिर छठी बात जो कह रही थी कि भाई कोई चूंकि किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का ट्रांसफ़र करके उन्होंने बीसीसीआई को एस्टैब्लिश नहीं किया हुआ है, इसीलिए जो बीसीसीआई है आपका प्रदीप कुमार विश्वास के जो टेस्ट हैं, जो बेसिकली कहाँ से बने हैं, आपका आर.डी. शेट्टी, अजय हासिया, इन सबको मिलाकर जो बने हैं, और कुछ एडिशनल बातें प्रदीप कुमार विश्वास ने जो कही हैं, उसके बेस पर हम ये तय कर रहे हैं कि जो है बीसीसीआई स्टेट नहीं है। सो ये आपका पूरा था, जो बेसिकली इतना अभी हमने पढ़ा, ये सब आपका अदर अथॉरिटीज़ में आ जाता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से लेकर, है ना, क्योंकि ये सब बॉडीज़ जो हैं ये इन्हीं का एक्सटेंशन है ना, अलग से कुछ नहीं है। अब आपका जो जुडिशरी है ऑर्गन ऑफ स्टेट, इसको लेकर आपका जो मेन एक जजमेंट है उसको याद कर लो और एक ही क्रक्स समझ लो कि भाई जुडिशरी के मामले में कोर्ट्स ने क्या बोला था। एक केस था AR अंतुले वर्सेस RS नायक 1988। इसमें कोर्ट ने सिंपली कह दिया था कि जब भी जुडिशरी जो है आपकी वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, उस वक्त वो स्टेट होगी, है ना। बट जब जुडिशरी जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होगी तब वो स्टेट नहीं होगी। तो सपोज करो जैसे आपके CJI हैं, ये जजेस का अपॉइंटमेंट करवा दें, एलिवेट करवा दें किसी को, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है ना। आपका एक रूल मेकिंग पावर सुप्रीम कोर्ट का 145 के तहत है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकता है, रूल्स फॉर्मुलेट कर रहा है ना, अलग अलग। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को करते समय सुप्रीम कोर्ट स्टेट है, इसीलिए इन फंक्शंस को करते समय अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो पर्सन है वो अग्रीव हो जाता है ना, जिसको लगता है कि भाई मेरे साथ भेदभाव किया गया, समानता का अधिकार वायलेट कर दिया गया, या फिर मुझे किसी धर्म जात के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया नेगेटिवली, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है उस ग्राउंड पे कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और स्टेट ने वायलेट किया है पार्ट 3 को, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को अप्रोच कर रहा हूँ। तो ये आपका एक ही केस था AR अंतुले वर्सेस RS नायक, इसको ही समझ लो। तो ये आपका पूरा आर्टिकल 12 स्टेट के अंदर क्या क्या आता है, अदर अथॉरिटीज़, एक बेसिकली फाउंडेशन देने की मैंने कोशिश करी है। ये सब आपने केसेस अलग से भी पढ़े होंगे, अलग वीडियोस में भी इनकी बात करी गई है, तो ये कुछ अलग सा आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे, बट मैंने कोशिश करी है कि आपको समझ आ जाए, एक मैप बन जाए बड़ा सा आपके दिमाग में। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस पर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, और थैंक यू सो मच।